A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, learners, and competitors. This is Dr. RC. Welcome you all in RC English classes. Okay, students. So, as we were learning for many days transformation in English grammar, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हम लोग कई दिनों से ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को स्टडी कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोगों ने कई प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना सीखा बिना उसके सेंस में परिवर्तन किए। सिर्फ सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करना हम लोगों ने सीखा था, सेंटेंस के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में परिवर्तन करना विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम लोगों ने परिवर्तन किया ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बिना उसके मीनिंग को परिवर्तित किए। तो ये हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत लर्न किया। टोटल उस टॉपिक पर 21 वीडियो लेक्चर 21 वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाया और 21 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमने ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश किया और आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि उन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस के करने में काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपकी एबिलिटी में वृद्धि हुई होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा और अब आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में सफल हो रहे होंगे। आई होप सो, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में नेक्स्ट टॉपिक पर प्रोसीड करेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस। आज का ये आपका न्यू टॉपिक है सिंथेसिस। सो बिफोर प्रोसीडिंग on this topic, I would like to tell you something about synthesis that you have to keep in your mind while you are going to learn synthesis. So dear students, synthesis टॉपिक पर हम बहुत आगे बढ़ने से पहले आपको मैं synthesis के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो आपको अपने माइंड में रखना है प्रैक्टिस करते समय, सिंथेसिस करते समय। सिंथेसिस से तात्पर्य है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन देखिए, नीचे मैंने सब टाइटल लिखा है, सिंथेसिस जो आपकी मेन टाइटल है और नीचे सब टाइटल है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो यहाँ से सिंपल आप हटा करके फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस समझिए। तो सिंथेसिस से मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस के फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस का निर्माण करना, एक नए सेंटेंस का निर्माण करना, एक नया सेंटेंस बनाना। दिए हुए सेंटेंसेस को लेकर या समझकर एक नया सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़ करके समझ करके जब हम एक नए सेंटेंस को बनाते हैं, उसके मीनिंग को ध्यान में रखते हुए, वह सिंथेसिस कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो सिंथेसिस के अंतर्गत हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं। एक नया सेंटेंस बनाते हैं। वह नया सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो सकता है, वह नया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन सकता है, वह नया सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस भी बन सकता है। तो इस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर सिंपल दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा हम एक नए सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यू सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं और वह नया सेंटेंस हमारा एक नया सिंपल सेंटेंस हो सकता है, एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, एक कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। तो इस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को लेकर
हम 3 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं सिंथेसिस में। 3 प्रकार के सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा। हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर लेकर एक नया सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। हम उससे एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। हम उससे एक कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। यही सिंथेसिस है। ऑक्सीडेशंस तो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को लेकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना देना, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना, या कंपाउंड सेंटेंस बना देना ही सिंथेसिस कहलाता है। ऑक्सीडेशंस इस प्रक्रिया में, सिंथेसिस की प्रक्रिया में, सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रक्रिया में हम कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं। कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करते हुए हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग लर्न करेंगे रूल्स का 1 बाय 1 करके। किस रूल्स का प्रयोग कब किया जाएगा, किन सेंटेंसेस के लिए रूल्स का प्रयोग होगा, यह जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को लेकर हमको एक नया सेंटेंस, नया सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो हम किन नियमों का प्रयोग करेंगे। अभी हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ओके सो सब टाइटल लिखा है सिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, यानी आज की जो वीडियो लेक्चर है इसके अंतर्गत हम लोग लर्न करेंगे कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को लेकर कैसे एक न्यू सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ओके सो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस में हम लर्न करेंगे कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे हम एक नए सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं, किस तरह से बनाया जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस को पढ़ करके। जो दिया हुआ सेंटेंस होगा क्वेश्चन में, 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस जो भी दिया होगा उसको हम पढ़ेंगे, पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस रूल्स का यहाँ पर उपयोग होगा, किस रूल्स के द्वारा इन सेंटेंसेस को हम एक नए सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं। ओके सो हम लोग 1 बाय 1 रूल्स को लर्न करेंगे। सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट पर आते हैं। टाइप फर्स्ट के अंतर्गत हम एक रूल्स का स्टडी करेंगे, एक रूल्स का प्रयोग करना सीखेंगे, वह है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। टाइप फर्स्ट के अंतर्गत हम ये लर्न करेंगे कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस फॉर्म किया जाता है या बनाया जाता है। पार्टिसिपल क्या है इसको समझिए। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना हम लर्न करने जा रहे हैं। तो पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करेंगे, पार्टिसिपल है क्या, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले इनको हम जान लेते हैं। तो पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आपने देखा पार्टिसिपल 3 भागों में डिवाइड होता है, या पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आज के वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर 1 में इस टॉपिक पर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। क्योंकि अगर हम तीनों का यूज़ इसी वीडियो लेक्चर में अगर बताते हैं तो वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आपको बोरिंग लगने लगेगा या आपके समझने में उतना आसान नहीं होगा अगर तीनों पार्टिसिपल के पार्ट को हम आज ही समझाते हैं। तो इसलिए आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम सिर्फ आज प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे। हमें देखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाता है,
किन सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, ये हम लर्न करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप जान लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं और बना करके उसको जो है दूसरे सेंटेंस से, जो 2 सेंटेंस हमें दिए गए होंगे क्वेश्चन में, उससे जोड़ करके एक नया सेंटेंस बना देते हैं और वह हमारा नया सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है वह एक नया सेंटेंस हो जाता है सिंथेसिस करने के बाद बना। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरा जो आपका है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसको हम बाद में डिटेल में समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनती है। तो इन दोनों पार्टिसिपल को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में अभी जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना मैं आपको बताने जा रहा हूँ या सिखाने जा रहा हूँ एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आप कब करेंगे। 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने में कब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा, किस सिचुएशन में आप करेंगे, कैसे आप समझेंगे कि यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इसे आप एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो आप समझिए, जब 2 सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कंबाइन देम इनटू अ सिंपल सेंटेंस, इनको जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइए, ये आपसे क्वेश्चन किया गया। 2 सेंटेंस दिए गए हैं, तो दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होगा, जो डूअर होगा दोनों सेंटेंस में वह एक होगा, उसकी क्रिया जो है वो अलग अलग होगी। सब्जेक्ट तो एक होगा लेकिन क्रिया क्या होगी, वो अलग होगी। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉमन होगा लेकिन वर्ब जो है वो अलग अलग होगी और उस क्रिया को करने वाला डूअर एक है और क्रियाएं 2 हैं। तो निश्चित रूप से आपको या तो वो दोनों क्रियाएं एक साथ होंगी या तो एक क्रिया के होने के जस्ट बाद दूसरी क्रिया होगी या तो एक क्रिया कोई पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया होगी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तभी करेंगे जब दोनों सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों सेंटेंस में जो क्रिया है वह पहली क्रिया जो है उसके समाप्त होने के जस्ट बाद या समाप्त होने से थोड़ा पहले ही शुरू हो जा रही है दूसरे सेंटेंस की क्रिया, तो वहाँ पर हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करते हुए एक नया सिंपल सेंटेंस फॉर्म करेंगे। सिंथेसिस, यही सिंथेसिस होगा उस सेंटेंस का। सिंथेसिस से मतलब कॉम्बिनेशन इनटू अ न्यू फॉर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ न्यू फॉर्म। सिंथेसिस का मतलब और सरल शब्दों में क्या हुआ कि सेंटेंसेस को एक नए फॉर्म में जोड़ना, नए रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि दोनों क्रियाओं को देखेंगे दोनों सेंटेंस की, जो कि डूअर सेम है, करने वाला सेम है या नहीं भी है तो भी हम दोनों क्रियाओं को देखेंगे कि पहले कौन क्रिया हो रही है, क्या उस क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हो रही है, जस्ट बाद हो रही है, या उसके समाप्त होने से थोड़ा पहले ही दूसरी क्रिया भी शुरू हो जा रही है। ऐसी सिचुएशन में ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। दोनों क्रियाओं के, एक पहली क्रिया के समाप्त होने और दूसरी क्रिया के शुरू होने के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। टाइम गैप का सेंस नहीं आना चाहिए कि पहली क्रिया के समाप्त होने के काफ़ी देर बाद दूसरी क्रिया हुई, यह सेंस नहीं आना चाहिए। अगर सेंटेंस के पढ़ने से यह सेंस आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को नंबर 1, पहले इसको स्टडी करिए। 2 सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इनकी हम सेंटेंस को देखते हैं, फिर क्रियाओं पर जाते हैं।
तो पहला सेंटेंस है आपका ही रीच्ड होम, ही रीच्ड होम। दूसरा सेंटेंस है ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स। ओके फ्रेंड्स, सो आप ये दो सेंटेंस देख रहे हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में जो आपकी सब्जेक्ट है, डूअर है, वो सेम है ना, ही, और यहाँ भी ही, यानी एक ही व्यक्ति दोनों सब्जेक्ट का करता है, दोनों सब्जेक्ट का डूअर है। अब वह दो अलग अलग क्रियाएं कर रहा है। वो क्रिया क्या है? पहली क्रिया तो यह है ही रीच्ड होम, वह घर पहुँचा, यानी घर पहुँचने की क्रिया। दूसरी सेंटेंस है दूसरा ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, वह अपने कपड़े उतार दिया। वह घर पहुंचा, वह अपने कपड़े उतार दिया। कपड़े उतारने की क्रिया और घर पहुंचने की क्रिया, ये दो क्रियाएं हैं जो एक ही व्यक्ति कर रहा है। तो व्यक्ति पहले घर पहुंचा और जस्ट उसके बाद कपड़े उतार दिया। ऐसा यह प्रक्रिया होती भी है। अगर आप व्यवहारिक जीवन में लीजिए तो भी आपको समझ में आएगा आसानी से। जब आप अपने घर पहुंच जाते हैं अपने होम पर, तो पहुंचते मान ही या पहुंच कर ही, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, पहले अपने कपड़े उतारते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जैसे ही आप अपने घरों को पहुंचते हैं, स्कूल से वापस जाते हैं अपने घर पे, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? अपने स्कूल यूनिफॉर्म को उतार देते हैं। यही करते हैं ना। घर से पहुंचने की क्रिया समाप्त ही हुई जस्ट, तभी आप अपने कपड़े उतार देते हैं। यानी घर के पहुंचने की क्रिया और कपड़े के उतारने की क्रिया के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलती है। जैसे आप घर पहुंचे तुरंत कपड़े उतारना आप शुरू कर दिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो क्रिया पहले शुरू हुई है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल कर दूसरे सेंटेंस से जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। यही सिंथेसिस कहलाता है। यही कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस है इनटू वन सिंपल सेंटेंस। सो आप लर्न कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना आप लर्न कर रहे हैं सिंथेसिस के अंतर्गत। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके जोड़ करके आप एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जिसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमेशा लैंग्वेज में मीनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, सेंटेंस का सेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो देखिए ही रीच्ड होम, ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, मैंने आपको बताया पहले सेंटेंस की क्रिया जो पहले से शुरू हुई थी, तो पहले से शुरू होने वाली क्रिया है रीच, यानी पहुंचने वाली क्रिया। और इसको आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के लिए रीच्ड जो कि सेकंड फॉर्म में है, इसको आप फर्स्ट फॉर्म में करेंगे, फिर आईएनजी लगा देंगे तो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी। तो रीच्ड का जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? रीच। आईएनजी लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? रीचिंग। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब इस क्रिया से पहले जो सब्जेक्ट है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें अब एक सेंटेंस बनाना है, तो एक सेंटेंस में एक ही बार सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस थे, इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, अलग अलग मेन वर्ब का प्रयोग किया गया। अब एक सिंपल सेंटेंस में एक ही मुख्य क्रिया प्रयुक्त होती है, और पहली क्रिया जो पहले सेंटेंस किया उसको हम किस में बदल दे रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। उसे हम क्रिया नहीं कहेंगे, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और मुख्य क्रिया टुक ऑफ है, वो अपने स्थान पर एज इट इज़ बनी रहेगी। तो यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे, अब ही को छोड़ देंगे, इस सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, एक ही सब्जेक्ट को लेकर के हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो रीचिंग, रीचिंग होम, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद आप कामा लगाएंगे। रीचिंग होम, देखिए एक इस सेंटेंस की जगह हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। ही रीच्ड होम की जगह पर प्रेजेंट पार्टिसिपल वही सेंस दे रहा है, रीचिंग होम, घर पहुंचकर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े उतार दिए।
ये आपका एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा। घर पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतार दिए, या घर पहुंचकर वह अपने कपड़े उतार दिया। ये दो सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया, यही सिंथेसिस है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो रीचिंग होम ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये सेंटेंस आपका ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, सॉरी सिंथेसिस, सेंटेंस का सिंथेसिस हो गया, एक नए सेंटेंस के रूप में दोनों सेंटेंस को मिलाकर बना दिया गया। अब देखिए, दोनों क्रियाओं के बीच में होने में बिल्कुल टाइम नहीं, लेकिन पहली क्रिया के होने के जस्ट बाद ये क्रिया हुई, यानी वह घर पहुंचा, जस्ट बाद उसने कपड़े उतार दिए, पहुंचा और कपड़े उतार दिए। तो कभी कभी प्रीपोजिशन का भी इसके पहले प्रयोग कर दिया जाता है, आफ्टर का, तो वो भी सेंटेंस सिंथेसिस होता है। आफ्टर रीचिंग होम ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स। किसी किसी एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा कि जब पहली क्रिया के समाप्त होने के जस्ट बाद दूसरी क्रिया होती है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले आफ्टर भी लग जाता है। तो अगर यहाँ किसी बुक में अगर आफ्टर भी लगा दिया गया है तो वो भी सही है, आप ध्यान दीजिएगा। आफ्टर रीचिंग होम ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, और आफ्टर नहीं लगा है तो भी सही है। कहीं कहीं एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि सेंस वही है कि घर पहुँचने के बाद, बाद का मतलब जस्ट बाद, यहाँ बाद से मतलब ये नहीं कि 4 दिन बाद। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े उतार दिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये पहले एग्जाम्पल के द्वारा हमने आपको समझाया दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ओके, सो सेकंड एग्जाम्पल पर आइए। सेकंड एग्जाम्पल में है शी वाज हैंग्री, शी वाज हैंग्री, शी टुक हर लंच अर्लियर। सेकंड एग्जाम्पल में भी दो सेंटेंस दिया है, फोकस ऑन द बोर्ड प्रॉपरली ऑन द सेकंड एग्जाम्पल। शी वाज हंग्री मतलब सेंस समझिए, वह भूखी थी, उसे भूख लगी थी, यही है ना, वह भूखी थी या उसे भूख लगी थी। शी टुक हर लंच अर्लियर, उसने अपना लंच पहले ले लिया, थोड़ा पहले ले लिया। अर्लियर, अर्लियर से मतलब जो टाइम था उससे थोड़ा पहले, यानी लंच लेने का जो टाइम था उससे पहले उसने लंच ले लिया। शी वॉज हंग्री, शी टुक हर लंच अर्लियर, वह भूखी थी, उसने अपना लंच थोड़ा पहले ले लिया। दोनों सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है ना, सी है ना, एक ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है, लेकिन क्रिया अलग है। क्रिया क्या है, यहाँ है भूख लगने की क्रिया, मेन वर्ब के रूप में यहाँ वाज का प्रयोग किया गया, और इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, टुक। यहाँ वाज से मतलब होने से मतलब है, बी क्रिया के रूप हैं, वाज एवर एम आर भी होता है। तो उसे भूख लगी थी, वह भूखी थी। शी टुक हर लंच अर्लियर, उसने अपना लंच थोड़ा पहले ले लिया। जो भूख लगने की क्रिया है, भूख महसूस करने की क्रिया, वह पहले हुई, वह पहले शुरू हुई, और वह भूख लगी ही रही, समाप्त तो नहीं हो गई भूख, तभी उसने लंच कर लिया। अब देखिए, समझिए, दोनों क्रियाओं के बीच में होने में जरा सा भी टाइम गैप नहीं है, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। पहली क्रिया समाप्त नहीं हो रही है तभी दूसरी शुरू हो जा रही है, यानी उसे भूख लगने की जो फीलिंग्स है, जो महसूस कर रही है भूख को अपनी, वह समाप्त नहीं हुई तभी जो है उसने लंच लेना शुरू कर दिया। आप समझ में आ रही है, यहाँ समाप्त ही नहीं हो रहा है, यहाँ पहली क्रिया समाप्त ही नहीं हो रही है, क्रिया चल ही रही है, भूख फील हो ही रही है, तब तक उसने लंच लेना शुरू कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ऐसी सिचुएशन में भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा ही दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं, और यही फॉर्मेशन ही सिंथेसिस कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए यहाँ अंतर क्या आपको मिल रहा है
यहाँ पर मुख्य क्रिया जो है बी फॉर्म नहीं है, वो रीच्ड है, सेकंड फॉर्म में प्रयुक्त है। यहाँ की जो मुख्य क्रिया है वाज है। तो जिस सेंटेंस में मुख्य क्रिया वाज होगी या वर होगा, वहाँ पर आप उसको कैसे पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जहाँ पर अन्य क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में होगी, उसको तो आप फर्स्ट फॉर्म में ला करके आईएनजी में लगा देंगे, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर वाज या वर रहेगा, वहाँ पर वाज या वर के स्थान पर आप बीइंग लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। क्या लगता है? बीइंग, BEING। वाज में आईएनजी नहीं लगेगा, बी, क्योंकि ये बी क्रिया के रूप में है, इसलिए बी में आईएनजी लग जाता है, बीइंग हो जाता है। जहाँ पर वाज या वर मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुए होते हैं जिस सेंटेंस में, उसको अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर रहे हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए उसके स्थान पर बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। सो अब आपका सेंटेंस शुरू होगा बीइंग हंग्री। क्योंकि सी सब्जेक्ट दोनों में है, तो यहाँ से सब्जेक्ट हट जाएगा, वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा बीइंग हंग्री, कॉमा लगाएंगे, सी टुक हर लंच, कोई चेंज नहीं होगा उसके बाद, अर्लियर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा बीइंग हंग्री, सी टुक हर लंच अर्लियर। ये आपका दो सिंपल सेंटेंस कंबाइन होकर के एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया, एक नया सिंपल सेंटेंस फॉर्म हो गया, और इस तरह से आपने दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाया। यही आपका सिंथेसिस है। सो हम आई होप कि आपको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा। आइए आप थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है? थर्ड एग्जाम्पल भी सेकंड एग्जाम्पल के ही तरह है। आई वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। तो थर्ड एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस है आई वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, दूसरा सेंटेंस है आई सैट डाउन टू टेक रेस्ट। आई वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, आई सैट डाउन टू टेक रेस्ट। यानी पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैं चलते चलते थक गया था, आई वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, सेंटेंस का स्पीकर आई है, सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है। आई बता रहा है, स्पीकर बोल रहा है कि मैं चलते चलते थक गया, आई सैट डाउन टू टेक रेस्ट, मैं आराम करने के लिए बैठ गया। मैं चलते चलते थक गया, आराम करने के लिए बैठ गया। तो क्रिया है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में क्या प्रयुक्त हो रही है? वाज, चलने की क्रिया, लेकिन मेन वर्ब के रूप में वाज प्रयुक्त है। थकने की क्रिया, यानी वह चलते चलते थक गया, तो थकना उसे कब महसूस हुआ? थकने वाली क्रिया, चलने वाली क्रिया पहले शुरू हुई है, मेन वर्ब के रूप में वाज है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में आपको पूरा सेंटेंस बोलने में यह प्रयोग करना पड़ेगा। टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी चलने से थकान हुई, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलने से थकान हुई, थकान महसूस हुई सब्जेक्ट को, डूअर को, और सैट डाउन टू टेक रेस्ट, वो जो है रेस्ट करने के लिए बैठ गया, यानी आई सैट डाउन टू टेक रेस्ट। यानी पहले थकान महसूस हुई, थकान वाली क्रिया जो है पहले हुई, और फिर उसके बाद रेस्ट लेने वाली क्रिया शुरू हो गई। यानी थकान महसूस होने वाली क्रिया हो ही चली रही थी, वह थकान महसूस कर ही रहा था आई, तभी जो है वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया। यानी मैं थकान महसूस कर रहा था, महसूस करते करते ही आराम करने के लिए बैठ गया। हुआ ना? तो यहाँ भी क्रिया समाप्त नहीं हुई है, तब तक दूसरी क्रिया शुरू हो गई। यानी थकान महसूस होने की क्रिया हो ही रही है, महसूस हो ही रहा है, तब तक दूसरी क्रिया शुरू हो गई बैठ जाने की, बैठकर आराम करने की। ठीक है?
तो यहाँ भी सेम सिचुएशन बन रही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा इन सेंटेंसेस को भी हम जोड़ करके एक नया सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो चूँकि यहाँ भी वाज का प्रयोग है मेन वर्ब के रूप में, तो यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आप क्या प्रयोग करेंगे, बीइंग। तो आई दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है, यहाँ से आई को छोड़ देंगे, बीइंग से स्टार्ट करेंगे। बीइंग टायर्ड, तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग। दूसरा सेंटेंस एज इट इज लिखा जाएगा कामा लगा के, आई सैट डाउन टू टेक रेस्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपका तीसरा एग्जाम्पल भी मैंने सॉल्व करके बताया कि कैसे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया। सो I do some more example. So first I wipe these examples. So just wait. So far we have done 3 examples, and now I will proceed on the 4th example. सो नंबर 4 एग्जाम्पल पर हम आते हैं। नंबर 4 एग्जाम्पल लिखते हैं, राम put off his shoes. Ram put off his shoes. He entered the temple. मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा मार्कर की इंक जो है कम हो रही है, तो हो सकता है कि आपको व्हाइट बोर्ड से मेरी राइटिंग विजिबल ना हो रही हो। राम पुट ऑफ हिज शूज़, ही एंटर्ड द टेम्पल। ये 4th एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। इस सेंटेंस में, पहला सेंटेंस में सब्जेक्ट राम है, पुट ऑफ हिज क्लोज। बताया जा रहा है कि राम ने पुट ऑफ हिज शूज़, राम ने अपने जूते उतार दिए। राम ने अपने जूते उतारे। फिर इसमें भी राम ही सब्जेक्ट है, उसी के लिए प्रोनाउन प्रयोग किया गया है, ही एंटर्ड द टेम्पल, वह टेम्पल में प्रवेश किया। यानी राम ने जूते उतारे और राम ने टेम्पल में प्रवेश किया। दोनों सेंटेंस में सेम सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिर्फ राम के लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट अलग अलग है, सब्जेक्ट एक ही है, राम ही है। यहाँ पर राम के लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है। तो राम पुट ऑफ हिज शूज़, ही एंटर्ड द टेम्पल। राम ने अपने जूते उतारे और वह मंदिर में प्रवेश किया। तो इस सेंटेंस में भी 2 क्रियाएं हैं। राम 2 क्रिया कर रहा है। पहली क्रिया है जूते उतारने की, फिर मंदिर में प्रवेश करने की। तो जूते उतारने की क्रिया समाप्त हो गई है ना। यहाँ पर क्रिया होते होते दूसरी नहीं शुरू हो रही है, क्रिया समाप्त हो जा रही है। समाप्त हो जा रही नहीं, आपको समाप्त होने का सेंस आ रहा होगा कि जूते उतारने की क्रिया के बाद दूसरी मंदिर में प्रवेश करने की क्रिया शुरू हुई। ये नहीं कि जूता उतारते हुए शुरू हो गई, जूते उतारने के बाद। तो थोड़ा सा बाद का सेंस यहाँ आ रहा है। तो ऐसे ही जब आप
थोड़ा सा माइन्यूटली स्टडी करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स को तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आफ्टर लग सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो प्रयुक्त होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा ही ये दोनों सेंटेंस जोड़ करके एक नए सिंपल सेंटेंस में बनेंगे, क्योंकि दोनों की क्रिया के बीच में जो टाइम गैप है वो टाइम गैप नहीं है, या है तो बहुत मामूली सा है। और ऐसी सिचुएशन में ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बाद का सेंस आ रहा है। जूते उतारने की क्रिया के जस्ट बाद वह मंदिर में प्रवेश किया, तो पुटिंग ऑफ के बजाय यहाँ सूटेबल वर्ड होगा आफ्टर पुटिंग ऑफ। आफ्टर प्रीपोजिशन लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। आफ्टर पुटिंग ऑफ हिज शूज, कामा। आफ्टर पुटिंग ऑफ हिज शूज ही एंट। अब यहाँ ही, अब दूसरे सेंटेंस में ही के स्थान पर हम राम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैं राम के लिए ही का प्रयोग किया गया है। तो जब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक ही सिंपल सेंटेंस का बना रहे हैं तो वहाँ पर हमको प्रॉपर नाउन लिखना होगा सब्जेक्ट के रूप में, उसका प्रोनाउन नहीं। समझ में आया? तो आफ्टर पुटिंग ऑफ हिज शूज राम एंटर्ड द टेम्पल। राम एंटर्ड द टेम्पल। थोड़ा सा फेड लग रहा होगा, इंक फिनिश हो रही है, तो मेरी आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा ध्यान से। तो ये दो सेंटेंस थे, आफ्टर पुटिंग हिज शूज ही एंटर्ड द टेम्पल। तो ये कंबाइंड हुआ आफ्टर पुटिंग ऑफ हिज शूज राम एंटर्ड द टेम्पल। सो ये दूसरा एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल नंबर 4। अब आप एग्जाम्पल नंबर 5 में आइए, लास्ट एग्जाम्पल आज के टॉपिक का, जिसके बाद हम आज का टॉपिक फिनिश करेंगे। सो रिएक्शंस, वन मोर एग्जाम्पल। आई सा मोहन। आई सा मोहन। आई सा मोहन, he was abusing his friend. He was abusing वर्ड्स मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, दूसरा सेंटेंस यूज कर दे रहा हूँ, दूसरा वर्ड। He was playing with his friends. I saw Mohan. He was playing. Okay, playing. Simple example. I saw Mohan. He was playing. दोनों एग्जाम्पल को स्टडी कीजिए। I saw Mohan. He was playing. मैंने मोहन को देखा। He was playing यानी मोहन खेल रहा था। मैंने मोहन को खेलते हुए देखा। पहले सेंटेंस की क्रिया है सा, देखना, लेकिन दूसरे सेंटेंस की क्रिया है प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में, यानी दूसरे सेंटेंस की क्रिया हो रही थी तब पहले सेंटेंस की क्रिया हुई, यानी पहले मोहन खेल रहा था, मैंने उसको बाद में देखा। आई सा मोहन, ही वाज प्लेइंग। इस सेंटेंस में पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मोहन, यानी दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट मोहन है। यहाँ जो है दोनों सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई जिसने मोहन को देखा, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है मोहन जो खेल रहा था। देखिए यहाँ सिचुएशन में डिफरेंस आया ना, अभी तक 4 एग्जाम्पल्स जो आपने किया उसमें और इसमें अंतर आ गया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को आप किस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसको एक सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है प्लेइंग। तो ये पहले वाली क्रिया है जो पहले से चल रही है, और दूसरी क्रिया है यानी मोहन की क्रिया जो है खेलने की, वो पहले से चल रही है, और आई मैंने मोहन को देखा खेलते हुए,
तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध मोहन से है, इस क्रिया का संबंध मोहन से है, इस सब्जेक्ट से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है पहले वर्ब को, जो क्रिया पहले हो रही है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करके पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद रख देते हैं और हमारा सेंटेंस एक नया सिंपल सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। क्योंकि दूसरे सेंटेंस की क्रिया ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो और वह पहले से शुरू हुई है, तो वह क्रिया जो पहले से चल रही है उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रयोग करके हम उस ऑब्जेक्ट के जस्ट बगल रख देते हैं पहले सेंटेंस के, जिससे दूसरे सेंटेंस की क्रिया रिलेटेड है। यानी दूसरे सेंटेंस की क्रिया प्लेइंग जो है वह रिलेटेड है मोहन से। मोहन पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसी के जस्ट बाद हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करके रख देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है, दोनों सेंटेंस मिलकर एक नया सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो आई सा मोहन, सा मोहन, आई सा मोहन प्लेइंग, देखिए ये मेन वर्ब जो प्लेइंग है ये पार्टिसिपल के रूप में प्रयुक्त हो गई। आई सा मोहन प्लेइंग, ये सेंटेंस आपका नया सिंपल सेंटेंस बन गया। आई सा मोहन प्लेइंग, ये हो गया। देखिए कितना इजी है, बस समझने की ज़रूरत है। अगर ये सेंटेंस लंबा भी होता, मान लो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो आप लिख देते आई सा मोहन प्लेइंग क्रिकेट। अगर और लंबा होता ही वाज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड, तो आप लिख देते आई सा मोहन प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। तो सेंटेंस लंबा होगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इधर एक्स्ट्रा वर्ड में कुछ भी आ सकता है, आप इसी के बाद जोड़ देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया। और सिंथेसिस में यही प्रक्रिया होती है। सिंथेसिस में हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, 2 सिंपल सेंटेंसेस को या उससे ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को लेकर जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, वही जो है सिंथेसिस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।